गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी के एक नए सेशन में हम फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम बातें करेंगे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसके पहले जो है हमने टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बातें की थी। अब हम बातें करेंगे प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे जो है हम प्रोसेस करते हैं, किस तरह से जो है हम उन टूल्स का यूज करते हैं जिन टूल्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, किस तरह से जो है हम जेनेटिक लेवल पे जो है जो केमिस्ट्री होती है जेनेटिक मटेरियल का उसको अल्टर करते हैं और अपने फेवर में उसे यूज करते हैं। तो इसके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल देख रहे हो और इसे जो है आप सब्सक्राइब करो और जो है बेल आइकन को टच करो, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहें। इसके अलावा जो है आप वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे विजिट कर सकते हो, जिस पे ये वीडियोज अवेलेबल हैं, या मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajivrंजन157197 पर भी विजिट कर सकते हो, जो वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से ही फेसबुक पेज है। और इस पे न केवल आपको ये वीडियोज अवेलेबल होंगे, बल्कि इसके साथ साथ मेडिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो है मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में जो है डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, और इन स्टेप्स को अगर हम देखें तो ये जो स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप्स में जो पहला स्टेप जो है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, दूसरा स्टेप जो है हमारा फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, और तीसरा स्टेप जो है तो पहला हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा हो गया फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तीसरा हो गया आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स, चौथा हो गया एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, पांचवा हो गया लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, छठा हो गया ट्रांसफरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, सातवां हो गया कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन कल्चर मीडियम एट लार्ज स्केल, एंड लास्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। So these are the different 8 steps involved in the process of recombinant DNA technology, जिनको हम एक एक करके जो है देखेंगे, और देखने में हमें ये देखना है कि किस तरह से जो है ये प्रोसेसेस जो है होते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो है हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस कर सकें। तो देखते हैं हम प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। How can we isolate the DNA from the genetic material? DNA is enclosed by membranes along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and lipids. The membrane is dissolved by treating the bacterial cells or plant or animal tissues with enzyme such as lysozyme, cellulase and chitinase. एक्चुअली डीएनए जो है वो सेल के अंदर है, और सेल के अंदर न केवल डीएनए है बल्कि इसके अलावा और भी जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आरएनएज हैं। तो इनके साथ जो है इन सारी चीजों को जो है हमें क्या करना होगा, डाइजेस्ट करना, तब जाकर के डीएनए हमें मिलेगा। तो सबसे पहले तो सेल के जो है चारों ओर, सेल के बाहर की तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और उसको जो है हमें जो है डाइजेस्ट करना होगा, तब जाकर के जो है हम फाइनली इन माइक्रोमोलिक्यूल्स तक पहुंचेंगे, और इन माइक्रोमोलिक्यूल्स को जो है डाइजेस्ट करने के बाद जो है फिर हमें जो है मिलेगा जो है डीएनए। तो जैसे अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल वॉल को जो है ब्रेक करने के लिए हम लाइसोजाइम यूज करते हैं, प्लांट के सेल वॉल को जो है ब्रेक करने के लिए हम सेलुलोज यूज करते हैं, और फंगस के जो है सेल वॉल को जो है डाइजेस्ट करने के लिए हम काइटिनेज यूज करते हैं। तो इन एंजाइम्स के यूज से जो है हम इनके सेल वॉल को और आउटर मोस्ट बाउंड्री को जो है डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी पहुंच जो है वो साइटोप्लाज्म तक हो सके। लॉन्ग डीएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो अटैच्ड होते हैं।
इसके अलावा आरएनए पाया जाता है, दूसरे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, तो लिपिड्स पाए जाते हैं। तो इन सबको हमें जो है धीरे धीरे डाइजेस्ट करना होता है। जैसे लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए हम लाइपेज यूज करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हम प्रोटीएज यूज करेंगे, या दूसरे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यूज करेंगे। तो आरएनए को करने के लिए हम आरएनएज यूज करेंगे। तो ये क्या होगा कि इससे जो है बाकी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, और डाइजेस्ट होने के बाद जो है हमारे पास जो है मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में केवल और केवल डीएनए बचेगा। तो वही बोल रहा है कि अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स एंड नाउ प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल के हेल्प से जो है हम उस डीएनए को जो है अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही जो है हम उस डीएनए कंटेनिंग जो है कल्चर मीडियम में या सेल का जो कंटेनर था जिसमें हम बाकी सारी चीजों को डाइजेस्ट कर रहे थे, तो उसमें हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, डीएनए जो है प्रेसिपिटेट कर जाता है, और उस डीएनए को जो है हम आसानी से स्पूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोसेस जो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। देखो यहाँ पर ये अगर डायग्राम अगर आप देख रहे हो, तो इस डायग्राम को अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं यहाँ पर सर्किल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम देखें, एक मिनट थोड़ा, हम अगर इस जो है स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें, तो ये जो हमें यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो म्यूकस लाइक लेयरिंग दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द डीएनए। इसी डीएनए को हम यहाँ पे स्पूल आउट कर रहे हैं। ठीक है, और स्पूल आउट करके जो है हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो डीएनए को जो है हमने स्पूलिंग के थ्रू जो है बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद अब हमें उसे जो है डीएनए को जो है स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है। दूसरा स्टेप जो आता है वो ये है कि कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हेल्प से जो है हम जो डीएनए हमने लिया है, उस डीएनए को जो है अपने स्पेसिफिक लोकेशंस पे, उसके स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है कट करेंगे, और कट करने के बाद फर्दर उसे जो है डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम जो है सेपरेट करेंगे अलग अलग बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कटिंग को अगर हम देखने की कोशिश करें, कटिंग को लेकर के जो है हम आपको एक छोटा सा जो है एनिमेशन दिखा रहे हैं, जिससे कि जो है आपको जो है ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किस तरह से कट करता है और किस तरह से जो है वो अपना प्रोसेस परफॉर्म करता है, इसको हमें देखना है यहाँ। ठीक है, तो इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो अपना काम करता है। ये आप देखो यहाँ पर जो है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है डीएनए का जो है सीक्वेंस है, ये EcoR1 जो है एंजाइम है, और हम देखते हैं कि किस तरह से EcoR1 जो है वर्क कर रहा है। लुक हियर, EcoR1 जो है अपने रिकॉग्निशन साइट पे आकर के अटैच हो गया। ठीक है, एक बार फिर से पीछे आते हैं। रिकॉग्निशन साइट देखो यहाँ पे GAATTC दिखाई दे रहा है, GAATTC, दिस इज द रिकॉग्निशन साइट ऑफ द EcoR1। एंड लुक द नेक्स्ट स्टेप, रिकॉग्निशन साइट के साथ जो है EcoR1 जो है अटैच्ड हुआ, एंड नाउ दिस इज द ब्रेकिंग। स्टिकी एंड्स बन गए, ये स्टिकी एंड्स बन गए जो है डीएनए फ्रैगमेंट्स के रूप में जो है। ठीक है, तो ये इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वर्क करता है। देखो ये अलग हो गया, और जो है हमें 2 स्टिकी एंड्स मिल गए। ठीक है, डीएनए लाइगेज जो है इन्हें कैसे जोड़ता है, इसको अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से जो है हम इसको देखने की कोशिश करते हैं पूरे स्टेप को। लुक, EcoR1 जो अटैच हुआ, ब्रेक किया इसे स्टिकी एंड्स के थ्रू, देन अलग हो गया, देन डीएनए लाइगेज जो है इन दोनों सेगमेंट्स को जो है ये जोड़ रहा है। तो इस तरह से जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है
हम डीएनए फ्रैगमेंट जो हमने डिफरेंट टुकड़ों में डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को कट किया है, उनको किस तरह से जो है हम सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ऑलरेडी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो है ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। दीज आर द डिफरेंट वेल्स, 1 2 3 4, दीज आर द वेल्स। इनमें हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को जो है लोड किया था, और जब जो है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट कराया, तो पास कराया, तो जो है चूंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है मूव करता है। और इसमें जो स्मॉलेस्ट जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो ज्यादा दूर तक जाते हैं, जो लार्जेस्ट होंगे वो जो है बहुत ही कम दूरी तक जो है मूव करते हैं। और यहाँ पर हम डीएनए फ्रैगमेंट्स के जो है मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करके हम जान सकते हैं कि जो है ये कितनी दूरी तक जो है मूव करेगा, कहाँ जाएगा, और फिर हम उसे जो है अलग कर लेते हैं। एवरेज जेल के हेल्प से जो है हम करते हैं। इसमें हमने आपको जो है बाद में गूगल मीट के दौरान ये भी बताया था कि इल्यूशन क्या होता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग डीएनए with ethidium bromide followed by the exposure of UV radiation। एक्चुअली डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम आसानी से विजुअलाइज कर सकें, इसके लिए क्या किया जाता है, डीएनए को स्टेन किया जाता है एथिडियम ब्रोमाइड में, और फिर हम यूवी रेडिएशन जो है को एक्सपोज करते हैं। यूवी रेडिएशन में जब हम एक्सपोज करते हैं इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के जब बैंड को, तो हमें जो है ब्राइट ऑरेंज कलर का या ब्राइट पर्पल कलर का जो है हमें बैंड मिलता है डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, और हम उसे आसानी से जो है उसको देख करके उसको जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। ये स्टेप जो है इल्यूशन कहलाता है, जिसके थ्रू जो है हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जो है आसानी से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। तो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रैगमेंट्स को जो है फर्दर रिकंस्ट्रक्ट करके रिकम्बिनेंट डीएनए जो है बनाने में यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह से जो है आइसोलेशन हुआ डीएनए फ्रैगमेंट्स का। तो 3 स्टेप हमने देख लिया। पहला स्टेप था हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप था एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू कट द डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, एंड थर्ड था सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट जो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, चूंकि अब सपोज दैट जो है हमें कहीं से डीएनए सैंपल मिलता है और वो डीएनए सैंपल बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, तो बहुत जरूरी होता है कि हम उसके अमाउंट को एम्प्लीफाई करें ताकि हम उसका स्टडी अच्छे ढंग से कर सकें। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला है, जो डीएनए सैंपल हमें मिला है, उसका एम्प्लीफिकेशन करना होता है। और एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम पीसीआर कहते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना का जो टेस्ट होता है उसमें एक टेस्ट जो है आरटीपीसीआर होता है, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट है। और ये आरटीपीसीआर जो है यही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे बेस्ड जो है टेस्ट होता है। तो पीसीआर जो है स्टैंड्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कि हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का इन विट्रो बाय द यूज ऑफ द डिफरेंट प्राइमर्स। तो हम लेबोरेटरी में जो डीएनए सैंपल हमें बाहर से मिला, सस्पेक्ट से मिला या जो है क्राइम सीन से मिला, तो उस डीएनए सैंपल को जो है हम आसानी से मल्टीप्लाई करके जो है लार्जर अमाउंट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है उसे हम पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड फॉर द पीसीआर। पीसीआर जो है कैसे होता है इसे हमें जानने की कोशिश करनी है। इसके लिए जो है हम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हैं जो है इन विट्रो, जो कि जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में यूटिलाइज होते हैं। और डीएनए जो है एम्प्लीफाइड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स तक जो है एम्प्लीफाई हो सकता है। दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इसमें रिपीटेड रेप्लिकेशन होता है, जिसके लिए जो है हम स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज का जो है यूज करते हैं, जिससे हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं या टक पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। और ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो है हम देखते हैं कि किस तरह से पीसीआर होता है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन, there is the second step that is called as the annealing, and there is the third step that is called as the extension। तो फर्स्ट स्टेप जो है डीनेचुरेशन होता है,
जिस डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि डीएनए के जो दोनों जो डबल हेलिक्स है, जो डबल स्ट्रैंड्स जो दिखाई दे रहे हैं, उनको एक दूसरे से अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। देन एनिलिंग, प्राइमर के हेल्प से जो है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम एनिलिंग कहते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज जो कि टक पॉलीमरेज होता है, वो यहाँ पर जो है डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को जो परफॉर्म करता है, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। और ये डिफरेंट साइकिल्स में होता है, उन साइकिल्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और भी आप जान लो कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये अलग अलग जो है टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। यहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखाया गया है। ये फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, जिसमें कि ये जो है दोनों स्ट्रैंड्स जो है अलग अलग हो गए। ये लगभग जो है 94 डिग्री सेल्सियस पे जो है 1 मिनट तक जो है हम इन्हें गर्म करते हैं, तो इनका डीनेचुरेशन होता है। सेकंड जो है स्टेप इज कॉल्ड एज एनिलिंग, जो कि नियर अबाउट 55, 56, 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है 45 सेकंड्स के लिए, जिसमें कि जो है आरएनए प्राइमर आकर के जोड़ते हैं, जाकि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। एंड देन थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन, जो 2 मिनट्स के लिए होता है, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। और इसमें जो है डीएनए के रेप्लिकेशन होते हैं, यानी डीएनए का जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एनिलिंग 54 to 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसको अब हमें जानने की कोशिश करना है कि जो है ये क्या है, कैसे पीसीआर वर्क करता है, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। लुक हियर, हम यहाँ देखते हैं एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। देखो यहाँ 94 to 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, और एट दिस स्टेज डीनेचुरेशन जो है होगा, जिसमें पीसीआर जो है रिएक्शन स्टार्ट्स विद द डीनेचुरिंग स्टेप्स। samples are heated to 94 to 96 degrees Celsius for 1 to several minutes to denature or separate into single strands of the target DNA. Look here. यहाँ पे देखो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स थे ये अलग अलग हो गए। देन जो है सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज एनिलिंग, और एनिलिंग जो है 50 to 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दिखा रहा है यहाँ पे। एनिलिंग को देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये डाउन स्ट्रीम प्राइमर आ गया और ये अप स्ट्रीम प्राइमर आ गया, दोनों अटैच हो गए। जब आपको पता है, आपने रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, आप पहले से जानते हो कि रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर का होना जरूरी होता है। तो ये प्राइमर आ गया, और प्राइमर के आने के बाद जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है अपने अपने लिए रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, और जो है दोनों स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में है वो डबल स्ट्रैंड में बदल जाएंगे, ठीक है। दैट इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, लुक हियर द एक्सटेंशन, टक पॉलीमरेज, डीएनए टक पॉलीमरेज आ गया, और देखो ये एक्सटेंशन हो गया। और यहाँ हमने देखा कि एक साइकिल कंप्लीट हुई, जिसमें कि जो है एक डीएनए से जो है 2 डीएनए हमें मिले, ठीक है। लुक द सेकंड साइकिल, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, फर्स्ट स्टेप एनिलिंग ऑफ प्राइमर, सेकंड स्टेप एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर टक पॉलीमरेज के प्रेजेंस से। अब देखो 2 से 4 डीएनए जो है हमें मिल गए। थर्ड स्टेप देखो जरा, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, एनिलिंग, चारों में प्राइमर्स आ गए, और जो है चारों में टक पॉलीमरेज आ गया, और 4 से हमें जो है 8 जो है डीएनए सैंपल्स मिल गए। तो इस तरह से जो है हम हर साइकिल में जो है एक डीएनए जो है वो डबल हो जा रहा है, और हमारे जो है सैंपल्स जो है वो का अमाउंट जो है काफी तेजी से जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब जरा यहाँ पे हम साइकिल को देखते हैं, एम्प्लीफिकेशन ग्राफ को देखते हैं। देखो यहाँ पे लुक हियर, दिस इज द साइकिल 0, ठीक है। डीएनए कॉपी 0, टारगेट कॉपी 0, और नेक्स्ट साइकिल 1 डीएनए कॉपीज 2 हो गए, साइकिल 2 डीएनए कॉपीज 4 हो गए, साइकिल 3 डीएनए कॉपीज 8 हो गए, साइकिल 4 डीएनए कॉपीज 16 हो गए, साइकिल 5 डीएनए कॉपीज 32 हो गए। एंड लुक हियर द फाइनल ग्राफ, दिस इज द फाइनल ग्राफ आफ्टर द 30th साइकिल। 30 साइकिल हुए, 30 साइकिल के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि डीएनए कॉपीज जो है कितनी ज्यादा संख्या में बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये बिलियंस में जा रहे हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डीएनए सैंपल्स का बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर। सो इट वाज द पीसीआर,
अब इसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो है आगे हमें क्या देखना है। पीसीआर हो गया, पीसीआर के थ्रू हमने एम्प्लीफिकेशन कर लिया, और उसके बाद जो है हम ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। आफ्टर द कटिंग ऑफ डीएनए विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने अलग कर लिया, उसको जो है हमें मिक्स करना है वेक्टर के साथ, उसको हमें वेक्टर के साथ जो है ऐड करना है, और ऐड करने के लिए हम लाइगेज का यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लाइगेज के हेल्प से वेक्टर डीएनए के साथ, जैसे ही हम लाइगेज के साथ जो है वेक्टर डीएनए के साथ जो है हम ऐड करेंगे, हमें जो है रिकम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगला स्टेप आता है इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। जो इंसर्शन करते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है, तो उसके लिए जो है पहले तो रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic is transferred into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. तो ऑलरेडी आप पीछे जो है सेलेक्टेबल मार्कर में आपने देखा था कि जो है हम जो है सेलेक्ट जो है उस जो सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब हम ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करते थे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को जो है हम क्या करते थे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम एलिमिनेट कर देते थे। यहां जो ये एग्जांपल बता रहा है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया और एम्पिसिलिन जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। ठीक है, और जो है ई कोलाई में जब हम वेक्टर को जो है प्लाज्मिड को जो है जब हम इंसर्ट करते हैं तो ई कोलाई जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेंट के रूप में जो है डेवलप्ड होता है, जिसके पास जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है। ठीक है, और इस तरह से जो है हम सेलेक्टेबल मार्कर का जो है हम यूज करते हैं और इनको जो है जोड़ते हैं। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को अब देखो इंसर्ट तो हमने किया है, इंसर्ट किन किन तरीकों से कर सकते हैं हमें यह भी जानना है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन इंसर्ट द रिकम्बिनेंट डीएनए और वेक्टर टू द होस्ट। इस पे हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस में हम आगे चल रहे हैं। आगे चल करके हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है, जीन प्रोडक्ट जो है को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। जाहिर सी बात है कि हम उस फॉरेन जीन प्रोडक्ट को जो है इन विट्रो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल्चर मीडियम में रख करके प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस सेल में या जिस होस्ट में हमने जो है इसे इंसर्ट किया है वो होस्ट जो है अपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस करके उस प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन होगा, और रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो है प्रोड्यूस किया जाएगा उस जो है इनकोडिक जीन के थ्रू, जिसको कि हमने इंसर्ट किया है उस पर्टिकुलर होस्ट में, और जो है कल्चर में जो है हम पहले जो है डेवलप करेंगे। इसके लिए हम जो है लार्ज स्केल पे इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम बायो रिएक्टर्स यूज करते हैं। बायो रिएक्टर्स जो होते हैं वो जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकें, इसके लिए जो है यूज किए जाते हैं। In the bioreactors, the raw materials are converted into specific products. ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स यानी कल्चर को हमने डाल दिया, जिसमें हमारे होस्ट हैं, हमारे जो है अल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल वाले होस्ट हैं, उनको डाला, कल्चर मीडियम डाल दिया जिसमें कि वो जो है सरवाइव करेंगे, और फिर उसके अंदर जो है वो अपने प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे या सिंथेसाइज करेंगे। बायोरिएक्टर्स जो है वो ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता है डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो ऑप्टिमल कंडीशंस होते हैं इसमें जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट, ऑप्टिमम साल्ट, ऑप्टिमम विटामिन्स एंड ऑप्टिमम कंडीशंस या लेवल ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जिनका कि ऑप्टिमम कंडीशंस में पाया जाना जरूरी है। दीज आर द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स। ये दो अलग अलग तरह के बायोरिएक्टर्स हैं जिनका कि यूज हमें बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हम करते हैं। पहला जो है वो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, और दूसरा जो है स्पार्स स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। इन दोनों के जो है स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, दोनों का फंक्शन एक ही है। दोनों में हम कल्चर मीडियम डालते हैं, और कल्चर मीडियम के अंदर जो है बायो प्रोडक्ट्स जो होते हैं या जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बट जो है दोनों की फंक्शनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है।
पहले वाले में जो है सैंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर में एक सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर एक मोटर लगा हुआ है और सैफ्ट के साथ जो है ये डिफरेंट जो है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर लगे हुए हैं जो आसानी से रोटेट करते हैं कल्चर में जो है, और कल्चर में जो है फ्रोथ को जो है कॉज करते हैं जो, और जो है इसके अंदर जो है फर्दर जो है कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। जो दूसरा जो है स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर है, इसमें जो है एक सैफ्ट तो है, सैफ्ट के साथ एक ब्लेड लगा हुआ है और ये ऊपर से जो है इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है जिससे कि जो है फोर्स जो है क्रिएट होता है और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये दो तरह के बायोरिएक्टर्स हैं जिनका की यूटिलाइजेशन जो है हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिनके बारे में हमने बात किया, और इसको आप देखो समझो और फर्दर जो है इस पे हम जो है गूगल मीट में बातें करेंगे जिससे कि जो है हम इसे और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकें। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। थैंक यू।